तो बच्चों आज हम लोग चेंज ऑफ स्टेट पढ़ने जा रहे हैं। तो कई तरह से होते हैं। सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्सन सॉलिड में, सॉलिड का कन्वर्सन गैस में, गैस का कन्वर्सन सॉलिड में, लिक्विड का कन्वर्सन गैस में, गैस का कन्वर्सन लिक्विड में। ये सब चेंज ऑफ स्टेट है। कोई खास टेम्परेचर पर होगा, खास प्रेशर पर होगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। मेल्टिंग क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, किसी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, यह मेल्टिंग या फ्यूजन कहलाता है। इट इज द conversion of solid into liquid state. It is also called फ्यूजन। हो गया, ये मेल्टिंग हो गया। अब देखिए मेल्टिंग के बाद अब हो सकता है कि लिक्विड चेंज करे सॉलिड में, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको फ्रीजिंग बोलेंगे। फ्रीज मीन्स जमना। तो लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्सन सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहलाता है। इट इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस changes from the liquid state to the solid state. आइए बैठिए। Liquid state to the solid state. It is also called solidification. तो ये फ्रीजिंग हो गया। फिर अब बारी आती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग बोलते हैं। कन्वर्सन ऑफ लिक्विड, कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस और इनटू वेपर, ये क्या कहलाएगा? बॉइलिंग कहलाएगा। It is the process in which a substance changes from liquid state to the vapor form.
और गैसियस स्टेट। अब सवाल है कि गैस, ये तो हो गया कि लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, तो उसको हमने कहा कि ये बॉइलिंग है। लेकिन यदि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। It is the process in which a substance changes from gaseous state to the liquid state। अब एक कंडीशन ये हो सकता है कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। It is the process in which the substance changes from solid state to the gaseous state directly। अब फिर यदि गैस डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। Is the process in which the substance changes from gaseous state to the solid state directly। तो ये हो गया। अब जस्ट मैं इसको बता देता हूं एक बार फिर। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यूजुअली यही तीन स्टेट अभी हम लोगों के पकड़ में है। तो सॉलिड चेंज किया लिक्विड स्टेट में, मेल्टिंग या फ्यूजन प्रोसेस कहलाया। लिक्विड चेंज किया गैस में, वेपराइजेशन। सॉलिड डायरेक्ट चेंज हुआ गैस में, सब्लिमेशन। हो गई बात। अब जस्ट पलटिए बात को। अब गैस है, वह चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो वह कहलाया फ्रीजिंग। गैस डायरेक्टली चेंज हुआ लिक्विड में, वह कहलाया कंडेंसेशन। कंडेंस किया गैस। गैस चेंज हुआ लिक्विड में, कंडेंसेशन। गैस चेंज हुआ सॉलिड में, डिपोजिशन।
लिक्विड चेंज हुआ सॉलिड में, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। क्लियर हुई बात है? यही मैंने लिखा है, इसको देख लीजिए। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ा है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, कंडेंसेशन पॉइंट क्या हो सकता है, सब्लिमेशन पॉइंट क्या होगा, डिपोजिशन पॉइंट क्या होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग हो रहा हो, मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग हो रहा हो, फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कंडेंसेशन हो रहा हो, कंडेंसेशन पॉइंट जिस टेम्परेचर पर सब्लिमेशन हो रहा हो, सब्लिमेशन पॉइंट जिस टेम्परेचर पर डिपोजिशन हो रहा हो, डिपोजिशन पॉइंट कहलाता है। हो गई बात। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है जो ट्रेडिशनल है, उसको हम लिखते हैं ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। प्रेशर कांस्टेंट रखना है हमें, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर एक में जोड़ देना है। हो गया। क्या कहेंगे, इट इज द टेम्परेचर at which solid changes into liquid at atmospheric pressure। अब इसमें जो है बात लिख रही है मुझे, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहेंगे हम,
कि it is the temperature at which liquid changes into vapor or gas at a gaseous state at atmospheric pressure. कंडेंसेशन पॉइंट में क्या कहेंगे? इट इज द टेम्परेचर एट विच gas changes into liquid at atmospheric pressure. सब्लिमेशन पॉइंट क्या कहेंगे? इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डिपोजिशन पॉइंट में क्या कहेंगे? इट इज द टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हो गया काम तमाम. देख लीजिए इसको. अब हम आप लोगों को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दो होता है. सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में होता है. तो उसके बारे में बताएंगे. latent heat of latent heat of fusion. इसको क्या बोलिएगा? It is the amount of heat required to change kilogram of solid into liquid at its melting point and at
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने में जितनी हीट की जरूरत होती है वही हीट कहलाता है क्या चीज? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान रहे, टेम्परेचर क्या होगा इसके लिए? मेल्टिंग पॉइंट। और प्रेशर क्या होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मैं बताने जा रहा हूं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसमें सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में मेल्टिंग पॉइंट पर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमने क्या कहा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वह कहलाया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको क्या कहिएगा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kilogram of liquid into gas at its boiling point is called latent heat of vaporization. अब है अगला टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? लिक्विड से गैस में बदलना, लिक्विड से वेपर स्टेट में बदलना किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वह कहलाता है क्या चीज? इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड changes into vapor at any temperature below its boiling point. यही कहलाया इवेपोरेशन। अब है कि इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे इवेपोरेशन को, हम लोग देखते हैं। Factors affecting evaporation. Factors affecting evaporation, कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेगा? सबसे पहले आती है बारी, हम लोगों की सबसे पहले नजर जाएगी किस पर? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना है, किस पर नजर जाएगी? सबसे पहले टेम्परेचर पर जाएगा।
रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाइएगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन स्टार्ट होगा। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में इवेपोरेशन का रेट हाई होता है ठंडे के दिनों के बनिस्बत। तो क्या लिखेंगे हम लोग? रेट ऑफ इवेपोरेशन increases when temperature increases and so on करने का मतलब हो गया कि टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी घटेगा। ठीक है। दूसरा है सरफेस एरिया। फिर वही बात, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सरफेस एरिया। when surface area of a substance increases, then the rate of evaporation also increases. And so on. तीसरा है विंड वेलोसिटी। पहले इसको समझ लीजिए, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा। सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके इवेपोरेट होने की प्रवृत्ति टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया इवेपोरेशन के रेट के। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन वैसे ही बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं विंड वेलोसिटी। रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड वेलोसिटी के। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन विंड वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड सो ऑन। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसके बाद बारी आती है ह्यूमिडिटी की। एनवायरनमेंट में यदि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। यही कारण है कि ठंडे के दिनों में कपड़े कम सूखते हैं। Humidity, rate of evaporation inversely proportional to humidity. When humidity decreases, then rate of evaporation increases and vice versa. ठीक है। अब एक और पॉइंट ऐसे बचता है, पांचवा पॉइंट है वो नेचर ऑफ
नेचर ऑफ लिक्विड। In the case of volatile liquid, highly volatile liquid, the rate of evaporation is higher and in the case of lower volatile liquid, the rate of evaporation is lower. अब इस इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होता है, तो जरा हम एग्जाम्पल को समझा देते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, गर्मी के दिनों में देखे होइएगा कि लोग छतों पर पानी का छिड़काव करते हैं। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर अकर्स ऑन द रूफ इन द समर सीजन। व्हाई? तो रीजन ये है कि आपने तो स्प्रिंकलिंग कर दिया, पानी का छिड़काव कर दिया, अब वो पानी क्या करेगा कि वेपर बनेगा। तो वेपर बनेगा तो किसका हीट एनर्जी लेकर के? छत का हीट एनर्जी लेकर के वेपर बनेगा। तो छत का हीट एनर्जी लेकर के जो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो छत का हीट एनर्जी क्या हो गया? डाउन हो गया। तो डाउन हो गया तो टेम्परेचर कितना हो गया? डाउन हो गया। यही कारण है कि अब जो छत तवे की तरह गर्म हो रही थी, अब वो ठंडी महसूस हो रही है। तो क्या समझे? स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर अकर्स इन द समर सीजन। व्हाई? बिकॉज वाटर इवेपोरेट्स बाय टेकिंग द हीट एनर्जी ऑफ द रूफ। As a result of this, heat energy of roof decreases and so temperature is lowered. As a result of this, cooling occurs. क्लियर हो गया? दूसरा, अब देखिए, सुई जो दी जाती है, नीडल जो दी जाती है, उसको देने से पहले वहां पर स्पिरिट लगा दिया जाता है। तो स्पिरिट लगा क्यों दिया जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि स्पिरिट उड़ेगा वेपर बन करके, तो किसका हीट एनर्जी लेकर के? बॉडी का हीट एनर्जी लेकर के। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा, वैसी स्थिति में जब हम नीडल पास करावेंगे तो दर्द कम महसूस होगा। ये बात हो गई। फिर एक और एग्जांपल आता है कि पानी से जले हुए भाग को पानी से धोने पर उतनी ठंडक नहीं होती है जितना कि बर्फ से उस पर सेकाई करने पर ठंडक महसूस होती है। रीजन क्या है कि बर्फ से जब सेकाई करते हैं तो बर्फ पहले कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, फिर हीट एनर्जी लेकर के, बॉडी का हीट एनर्जी लेकर के बर्फ चेंज हुआ लिक्विड में, फिर वह लिक्विड इसी बॉडी का टेम्परेचर लेकर के वेपर बना। तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया? बहुत नीचे हो गया। शांति मिली, सुकून मिला। यदि पानी से करते हैं तो डायरेक्ट पानी चेंज होगा वेपर में ना, तो बनस्पत बर्फ के उसमें जो हीट एनर्जी बॉडी का लिया जाएगा पानी के द्वारा, वो कम होगा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मेन रीजन वही है कूलिंग का, कि जिस बॉडी पर पड़ता है वाटर, वह उसका हीट एनर्जी लेकर के वेपर बन जाता है, उस बॉडी का टेम्परेचर लोअर हो जाता है, घट जाता है, और वहां पर कूलिंग फील किया जाता है। हो गया ये चैप्टर। अब समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर ओवर हो गया। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, ये ओवर हो गया। अगला चैप्टर है इसका, इज मैटर अराउंड अस प्योर।
ये दूसरा चैप्टर है हीट मेटर अराउंड अस प्योर। फिर नेक्स्ट क्लास में